नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो आज अपन की 11वीं क्लास है पर्यावरण अध्ययन की और व्यवसाय का पार्ट 3 चैप्टर है ना व्यवसाय, उसका पार्ट 3। पिछले अध्याय में अपन ने कृषि के बारे में पढ़ा था। कृषि से संबंधित मंडियां है, कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं, उनके बारे में पिछले अध्याय में चर्चा की थी। और इस अध्याय में अपन कृषि के बारे में और पशुपालन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहली स्लाइड की ओर। कृषि के प्रकार क्या है? कृषि के प्रकार। तो पिछले अध्याय में यहां तक तो कृषि मंडियां होगी, कृषि से संबंधित क्रांतियां हो गई थी और कृषि की प्रमुख जो फसलें हैं, फसलों की जो किस्में हैं, उसके बारे में पिछले अध्याय में चर्चा कर ली थी। तो इस अध्याय में आप देखो कृषि के प्रकार कौन कौन से? भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि को मुख्य दो भागों में विभक्त किया है। किसके आधार पर? भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर दो भाग। कौन कौन से हैं? पहला है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्य कृषि। पहली कौन सी है? पहली है निर्वाह कृषि और दूसरी है वाणिज्य कृषि। हो गया। निर्वाह कृषि क्या है? निर्वाह कृषि क्या है? जब कृषक परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कृषि करता है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जो खेती करता है वो किस में आते हैं? निर्वाह कृषि में। किस में आते हैं? निर्वाह कृषि में आते हैं। ठीक है, यानी जब कृषक परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु खेती करता है या कृषि करता है, वो निर्वाह कृषि है। निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा। निर्वाह कृषि को भी दो भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? पहला है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। पहली है गहन निर्वाह कृषि और दूसरी है आदिम निर्वाह कृषि। चल, गहन निर्वाह कृषि क्या है? गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। गहन निर्वाह कृषि में क्या है? खेती करता है। ठीक है, छोटे सा भूखंड है, यानी भूमि का जो टुकड़ा है उसी में खेती करता है। यानी अपन के यहाँ जो खेती करते हैं लगभग वो गहन निर्वाह कृषि में आता है। इसके अलावा आदिम निर्वाह कृषि, तो ये कौन सी है? इसके अंतर्गत देखो स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिम कृषि में यह सवाल आ सकता है, आदिम कृषि के अंतर्गत कौन कौन से शामिल है? तो ये है, एक तो स्थानांतरित कृषि और एक है चलवासी पशुचारण। ठीक है, राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां जिलों में आदिम कृषि अधिक होती है। राजस्थान के किन किन जिलों में? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और बारां, यानी दक्षिण भाग। राजस्थान के दक्षिणी भाग में कौन सी आदिम निर्वाह कृषि की जाती है? आगे देखो, स्थानांतरित कृषि मुख्यतः भारी वर्षा और वनस्पति के पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में की जाती है। यानी जहां ज्यादा वर्षा है ज्यादा वर्षा होती है उन क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि की जाती है। लो स्क्रीनशॉट। अगला स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि, जिसे क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये अपन ने पढ़ लिया, ये आदिम प्रकार की कृषि है। किस प्रकार की? आदिम कृषि है। इसमें क्या है? पेड़ों को काटकर जला दिया जाता। सबसे पहले पेड़ों को काटकर जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि पर पुराने उपकरणों से जुताई करके खेती की जाती है। जब तक मिट्टी की उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर
खेती की जाती है, इसके पश्चात इस भूमि को प्रति छोड़ दिया जाता है। यानी जब तक तो उर्वरता होती है तब तक तो यहाँ पे खेती की जाती है, और जैसे ही उर्वरता खत्म होगी तो इस भूमि को छोड़कर दूसरी जगह पर स्थानांतरित कृषि यानी कृषि शुरू कर देते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले पेड़ पौधों को काटा जाता है, काटने के बाद जलाया जाता है, जलाने से जो राख होती है वो पूरे खेत में छिड़क कर और उसके ऊपर ही बीज डाल दिए जाते हैं, जिससे ये स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि में क्या, जब तक तो यहाँ उपजाऊपन है तब तक खेती की जाती है, और जैसे ही उपजाऊपन समाप्त हो गया तो दूसरी जगह पे वही प्रोसेस वापस अपनाया जाता है और इस जमीन को प्रति छोड़ दिया जाता है। हाँ, स्थानांतरित कृषि को स्लैश एवं बर्न फार्मिंग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैश एवं बर्न फार्मिंग, और इसी का हिंदी है कर्तन एवं दहन कृषि। अगर इंग्लिश में आ जाए स्लैश एवं बर्न फार्मिंग किसे कहते हैं, या फिर हिंदी में आ जाए कर्तन एवं दहन कृषि, तो कौन सी कृषि है, स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि को कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को। जलवासी पशुचारण। जलवासी पशुचारण में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। जलवासी पशुचारण में क्या होता है, जो पशुचारक है अपने पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और वहां पे निवास करते हैं। हाँ, भारत में राजस्थान व जम्मू कश्मीर में चलवासी पशुचारण प्रचलित है। राजस्थान में है और जम्मू कश्मीर। ये आपने पढ़ा ही है, पशु परिचर वाले टॉपिक में चरवाहे, एक टॉपिक था चरवाहे, जिसमें राजस्थान में एक जाति होती है रबारी जाति के, है ना। आगे देख, चलवासी पशुचारकों द्वारा मुख्य रूप से भेड़, ऊंट, बकरियां, याक और मवेशी पाले जाते हैं। कौन कौन से, मुख्य रूप से यहाँ पे भेड़ और बकरी, और यहाँ पे राजस्थान में तो भेड़ और बकरी और ऊंट, कभी कभी ऊंट ही, ठीक है। मुख्य रूप से भेड़, बकरियां और ऊंट ही, बाकी ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर के। आगे देखो, वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन बाजार में विक्रय किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापारिक कृषि होती है, इसमें क्या है, व्यापार हेतु जो खेती की जाती है वो व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। अब अगर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाती है तो वो पढ़ लिया निर्वाह कृषि। और व्यापारिक कृषि या वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है, व्यापार के उद्देश्य से जो खेती की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आती है। अब वाणिज्यिक कृषि में कौन कौन शामिल है, एक तो अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। कौन कौन सी, अनाज कृषि यानी अनाज खेती, इसमें क्या है, गेहूं बोया या फिर कोई और चीज बोई, तो ये क्या है, अनाज कृषि। ये खाने के साथ क्या व्यापार भी कर सकते हैं। चल लिया स्क्रीनशॉट। चल, ये आ गया अपन के फैक्ट, किसका, स्थानांतरित कृषि का, किसका, स्थानांतरित कृषि का। और फैक्ट के मामले में आपने देख ही लिया होगा, पशु परिचर में जबरदस्त फैक्ट से सवाल मिले हैं, यहां तक कि करंट से भी बहुत सवाल मिल गए। करंट अफेयर के भी जो फैक्ट दिए हैं वहां से हूबहू सवाल पड़े हैं। तो फैक्ट जो भी है विशेष रूप से ध्यान रखें, और फैक्ट की तरफ, फैक्ट पढ़ने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है, तो फैक्ट जरूर पढ़े। तो मैंने एक दो वीडियो भी देखे हैं, कुछ जो यूट्यूब पे बनाते हैं व्लॉग, तो उन्होंने क्या है, फैक्ट जो पढ़ने का तरीका और फैक्ट पढ़ने का समय फिक्स कर रखा है। तो ऐसे आप भी कोई फैक्ट पढ़ने का फिक्स समय कर लो कि आज इस दिन 2 या 3 फैक्ट पढ़े जाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के फैक्ट। इस प्रकार अगर फैक्ट आपको याद हो गए तो 100% कह रहा हूँ फैक्ट में से सवाल जबरदस्त मिलते हैं, और यहीं पर आपकी तैयारी हो जाती है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, ठीक है। स्थानांतरित कृषि में अभी पढ़े हैं, स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि
है जिसे पेड़ों को काट कर जलाकर साफ कर दिया जाता है, बाद में उसमें खेती की जाती है। ठीक है। स्थानांतरित कृषि को श्लेष एवं बर्न यानी कृतन दहन कृषि व चलायमान कृषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलायमान कृषि भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। कौन सी है? भील जनजाति। अब देखो वालरा क्या है? वालरा राजस्थान में गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? वालरा। राजस्थान में गरासिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि वालरा कहलाती है। चिमाता क्या है? चिमाता बिलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता। चिमाता किसके द्वारा? बिलों द्वारा। और वालरा, वालरा ग्रासियों द्वारा की जाने वाली कृषि। अब है दजिया। दजिया किसके द्वारा? बिलों द्वारा मैदानी भागों में, मैदानी भागों को जलाकर की जाने वाली कृषि दजिया। ध्यान रखना, चिमाता पहाड़ी भागों में और दजिया मैदानी भागों में। ये दोनों ही किसके द्वारा? बिलों द्वारा की जाती है। ये सवाल यहीं पे आते हैं सीधे सीधे कि बिलों द्वारा पहाड़ी भागों को, पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है, वो है चिमाता। अब देखो यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि। ठीक है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखो असम, असम में किस नाम से? झूम व झूमिंग। केरल में चोनम। श्रीलंका यहाँ पर चैना। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में पोंडू व पाई। मध्य प्रदेश में बीवर या कुमारी। बस्तर में दीपा। मेक्सिको मिल्पा। ब्राजील रोका। वेनेजुएला में कोनुको। थाईलैंड में तमराई। इंडोनेशिया में लवांग। मेडागास्कर में तावी। वियतनाम में रे। मलेशिया में लदांग के नाम से ये स्थानांतरित कृषि जानी जाती है। ठीक है, मुख्य रूप से ये देखो ये आते हैं दोनों ही, कई बार ये आते हैं। फिर यहाँ पे मिल्पा व रोका ये कई बार आता है। दीपा भी आती है और ये अपने भारत वाले तो है ही है। ठीक है, और इसका तो स्क्रीनशॉट क्या लेना देख लो। 342 नंबर, फैक्ट नंबर 342। और अब इसकी किताब भी जल्दी मिलने वाली है। जल्दी तो क्या, टाइम तो लगेगा अभी चेक करने में, लेकिन फैक्ट की बुक पार्ट 2 मिलने वाला है। पार्ट 2 भी आने वाला, जो कि 250 से 500 तक, 251 से 500 तक फैक्ट उसमें शामिल होंगे। हो गया, बढ़े आगे। चलो अब है मिश्रित कृषि। क्या है? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि में क्या है? खेती के साथ, कृषि के साथ साथ पशुपालन, यानी मिश्रित कृषि हो गई कृषि प्लस पशुपालन। कृषि प्लस पशुपालन, इसमें दोनों ही कृषि भी की जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। रोपण कृषि में क्या क्या शामिल है? देखो, रोपण कृषि में के अंतर्गत चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास आदि फसलें आती हैं। ये मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। यानी रोपण कृषि किस क्षेत्र में की जाती है? उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। हो गया। रोपण कृषि के अंतर्गत आती कौन कौन सी है? चाय है, कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आती हैं। अब देखो आगे, जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों व प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। किसका? जैविक कृषि में क्या किया जाता है? जो रासायनिक खाद है उनके स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है? जैविक खाद। किसका? जैविक खाद होता है ना, गाय भैंस का गोबर, गाय भैंस का गोबर व बकरी का गोबर, इनका उपयोग किया जाता है। व पीड़कनाशी केंचुए की खेती की जाती। हाँ, भारत में प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ध्यान रखना, भारत में प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और सिक्किम ये कब घोषित हुआ पूर्णतः जैविक कृषि वाला? 18 जनवरी 2016 को। 18 जनवरी 2016 को सिक्किम पूर्णतः जैविक कृषि
करने वाला राज्य घोषित हो गया। और राजस्थान में अगर पूछे राजस्थान का प्रथम जैविक कृषि वाला जिला कौन सा, तो वो है अपने डूंगरपुर। कौन सा है? डूंगरपुर जिला। कौन सा हो गया? डूंगरपुर जिला। पहाड़ी ढालों के विपरीत की जाने वाली कृषि समोच्च कृषि कहलाती है। किसके? पहाड़ी ढाल होते हैं ना, उनके विपरीत की जाती है। किस लिए? पानी को रोकने के लिए, पानी को रोककर पहाड़ी ढालों के विपरीत। ठीक है। राजस्थान के डांग क्षेत्र में पान की खेती क्या कहलाती है? बजेड़ा। क्या कहलाती है? बजेड़ा। पान की खेती बजेड़ा, ये कई बार सवाल आता है, कई बार सवाल बनता है। बढ़े आगे। चल अब यहां हो गए कृषि के प्रकार। अब बढ़ते हैं कृषि के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। राजस्थान में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र कौन कौन से कहां पर है? ठीक है। पहला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान है कहां पर? सेंवर भरतपुर में। कहां पर है? सेंवर भरतपुर में। और ये 1993 में पहले राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र माना जाता है, लेकिन बाद में संस्थान कब बने? 1993 में, और नाम कर दिया संस्थान, बस केंद्र छोड़ के संस्थान। हाँ, राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तबीजी। ये कहां है? अजमेर में। कहां पर है? तबीजी अजमेर में। आगे देखो, इसबगोल अनुसंधान संस्थान मंडोर जोधपुर में। कल अपन ने चर्चा की है, इसबगोल को क्या कहा जाता है? घोड़ा जीरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही है घोड़ा जीरा जो सबसे ज्यादा कहां पर, इसकी मंडी कहां थी? मंडी है भीनमाल में, और अनुसंधान संस्थान है मंडोर में। मंडी कहां है? भीनमाल। सर्वाधिक जालोर में ही होता है। और केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है? दुर्गापुरा। कहां पर है? दुर्गापुरा। चल, बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बाड़मेर। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। जवार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में। वल्लभनगर में और क्या है? बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता। तो वल्लभनगर उदयपुर में क्या है? जवार अनुसंधान संस्थान। बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर। कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा में और क्या है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान सीरी। होहोबा जोजोबा कृषि फार्म, ये 3 जगह कहां पर? एक तो ढंड जयपुर, फतेहपुर जो सीकर में है, और झज्जर बीकानेर, ये 3 जगह है। कौन सा? होहोबा जोजोबा कृषि फार्म। अब देखो, ये तो थे प्रमुख अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान केंद्र। और अब है प्रमुख संस्थाएं, कृषि विकास हेतु प्रमुख संस्थाएं। ये नीचे नहीं दिख रहा? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? बीकानेर। केंद्रीय, मैं यहां वापस लिख देता हूं, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिचवाल बीकानेर में। कहां पर है? बिचवाल बीकानेर। ओके, हो गया? बड़े आगे। अब देखो, और आगे संस्थान है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, यानी काजरी। क्या है? काजरी। काजरी है ना? काजरी का भी एक फैक्ट दे रखा, काजरी और अफ्रीका, ध्यान रख लेना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, बहुत सी बार सवाल आता है। ये है कहां पर? जोधपुर में। स्थापना कब हुई? 1959 में। ठीक है, काजरी हो गया। फिर है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये है आफरी। क्या है? आफरी। ये भी कहां है? जोधपुर में। ये कहां है? जोधपुर में। स्थापना 1959
1985 में। कब हुई? 1985 में। और किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ओके, ठीक है। ये इसका उत्तर है। राजस्थान का पहला यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर। कहां पर है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर। और ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया? ये रूस की सहायता से। कब? 15 अगस्त 1956 में। कब? 15 अगस्त 1956 में। ये इधर उधर होगी लाइन, ये यहां ले आना, ठीक है। हाँ, राजस्थान का दूसरा यांत्रिक कृषि फार्म कहाँ है? जैतसर श्री गंगानगर। कहां पर है? जैतसर श्री गंगानगर। आगे बढ़ो। राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक स्थापना कब हुई? 26 मार्च 1957 में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जयपुर में। मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। ओके, मुख्यालय जयपुर। इफ्को की स्थापना 3 नवंबर 1967 में। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक उपलब्ध करवाना, यानी उच्च गुणवत्ता वाले जो खाद बीज है वो उनको उपलब्ध करवाना। इसी प्रकार क्रबको है, इसका भी उद्देश्य यही है, उच्च गुणवत्ता वाले बीज व जो उर्वरक है वो उपलब्ध करवाना। और इसकी स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1980 को। 17 अप्रैल 1980। एक है तिलम संघ, तिलहन से संबंधित। किससे? तिलहन से संबंधित, ठीक है। तिलम संघ का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर। तिलम संघ का मुख्यालय जयपुर में है। ओके, ये इंपॉर्टेंट आगे आ गया। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। कब हुई? 12 जुलाई 1982। कई बार सवाल आ चुका नाबार्ड की स्थापना कब, ठीक है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड कब हुई स्थापना? 1974। अब लास्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। कब हुई स्थापना? 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में। किसका? अपन के भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR। इसकी स्थापना 1929 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, बढ़े आगे। ये था अपन के कृषि से संबंधित। अब है पशुपालन। अब है पशुपालन। कृषि से संबंधित अपन ने पढ़ ली थी, कृषि से संबंधित सारी बात हो गई। अब पढ़ रहे हैं पशुपालन। क्या है? पशुधन के प्रबंधन को ही पशुपालन कहा जाता, सीधी बात। अब बढ़ो आगे। राजस्थान में पशुगणना। राजस्थान में पशुगणना राजस्व मंडल अजमेर द्वारा 5 वर्ष बाद की जाती है। कितने? 5 वर्ष बाद किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल द्वारा। किसके द्वारा? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर, ठीक है। दूसरी बात, पशुपालन राज्य सूची का विषय है। कौन सी सूची का? राज्य सूची का विषय। पशुपालन राज्य सूची का विषय। आगे, राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का योगदान कितना है? 10.21%, ठीक है। कितना है? 10.21%। अब ये यहां आता है सवाल, भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई? वो हुई 1919-20 में। कब हुई? 1919-20 में, ठीक है। भारत की नवीनतम जो कि 20वीं पशु गणना है, कौन सी है? 20वीं पशु गणना। ये कब हुई? अक्टूबर 2019 में, यानी वर्ष
2019 में, 20वीं पशु गणना वर्ष 2019 में। प्रारंभ कब हुआ इसका, यानी पशु गणना कब शुरुआत हुई, तो शुरुआत हुई 16 जुलाई 2017 से, और इसकी रिपोर्ट है वो आई अक्टूबर 2019 को। रिपोर्ट कब आई, अक्टूबर 2019 को। शुरुआत कब हो गई थी, 16 जुलाई 2017 से। भारत में कुल पशुधन की दृष्टि से राजस्थान दूसरे स्थान पर। किस स्थान पर, दूसरे। पहले स्थान पर कौन है, यूपी। पहला स्थान किसका है, यूपी का। यूपी यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा है अपने राजस्थान का। 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना देखो, राजस्थान में कुल पशुधन, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितने हैं, 568.01 लाख। कितना, 568.01 लाख। ये वन लाइनर प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, सीधे सीधे बढ़ने लायक। ये देखो इंपॉर्टेंट सवाल, ये ऐसे बनेंगे। 2012 की तुलना में 2019 में पशुधन में कमी कितनी हुई, 1.61% की कमी हुई। कब, 2012 की तुलना में। आगे देखो, राजस्थान का पशु घनत्व कितना है, 167 प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना, 167। और सर्वाधिक पशु घनत्व अगर पूछे, सर्वाधिक पशु घनत्व है तो वो है डूंगरपुर। सर्वाधिक पशु घनत्व है डूंगरपुर। और न्यूनतम पशु घनत्व अगर पूछे, न्यूनतम पशु घनत्व, न्यूनतम पशु घनत्व तो वो है जैसलमेर। कहां का है, जैसलमेर। ओके, न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर, सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर। लो इसकी बढ़ो। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कहां पाया जाता है, बाड़मेर में। किस जिले में सर्वाधिक पशुधन, बाड़मेर में। सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में। और न्यूनतम पशुधन अगर पूछे तो वो है धौलपुर में। कहां है, धौलपुर में। पहले सबसे छोटा जिला भी था और सबसे कम पशुधन भी, सबसे कम पशुधन भी। हाँ, राज्य में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक वृद्धि किन पशुओं में हुई, सर्वाधिक वृद्धि किस पशुओं में हुई, तो वो है भैंस में। सर्वाधिक तो भैंस में हुई। अगर भैंस ऑप्शन में नहीं आए तो वह गाय, तो है गाय। सबसे ज्यादा भैंस में हुई, कितनी, 5.53%। और गाय में कितनी हुई, 4.6%। कितनी, 4.6% किस में हुई, गाय में। राज्य में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी किस में हुई, सर्वाधिक कमी, तो कमी है वो गद्दे में। किसमें, गद्दे में। कितनी, 71.31%, 71.31%। सर्वाधिक वृद्धि पूछे तो भैंस, सर्वाधिक कमी है तो गद्दा, ठीक है। राज्य में 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक पशु कौन से, सर्वाधिक पशु कौन से है, तो वो है आपने बकरी। कौन सी, बकरी। बकरी सर्वाधिक कहां है, बाड़मेर में। तो सर्वाधिक पशु कहां है, बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियां कहां है, बाड़मेर क्षेत्र। कहां है, बाड़मेर क्षेत्र में। तो सर्वाधिक पशु भी कहां होंगे, बाड़मेर में। हो गया, देखो सर्वाधिक पशुधन बाड़मेर में, सर्वाधिक बकरियां जहां होगी वहीं होगा। अब देखो 20वीं पशु गणना में पशु संपदा। अब एक तरफ है सर्वाधिक पशुधन और एक तरफ है न्यूनतम पशु, ठीक है। सर्वाधिक पशु, न्यूनतम पशु। सर्वाधिक नंबर 1 पे बाड़मेर, फिर है जोधपुर, फिर है जयपुर और फिर उदयपुर। ये है सर्वाधिक, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। न्यूनतम में हो जाएगा धौलपुर, फिर है कोटा, फिर है सवाई माधोपुर और फिर है बारां। यानी पश्चिम राजस्थान का एक भी क्षेत्र यहाँ नहीं, और यहाँ पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र सबसे ज्यादा वाले दोनों ही पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र हो गए। यानी पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक पशु है और पूर्वी राजस्थान में सबसे कम पशु। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, धौलपुर है। सबसे कम पशु,
और बाड़मेर सबसे पश्चिम में नहीं है, फिर भी पश्चिमी जिला है, तो सर्वाधिक पशु। ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कौन कौन से पशु सर्वाधिक पाए जाते हैं? ठीक है, अभी अपन ने बकरी के बारे में पढ़ाई है। सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु कौन सा? बकरी। तो बकरी कितने प्रतिशत है कुल पशुधन का? 36.70%। कितना? 36.70% सर्वाधिक। ठीक है, फिर देखो गाय, गाय कितना है? 24.50%। सबसे पहले बकरी, बकरी के बाद गाय, गाय के बाद है भैंस। भैंस कितनी है? 24.11%। 24.11% भाग है वो पशु किस कौन से हैं? भैंस के। फिर भेड़, भेड़ भी है कितनी? 13.92%। ध्यान रखना भेड़ ऑप्शन में आएगा सर्वाधिक में। तो बकरी सर्वाधिक है, उसके बाद गाय है, गाय के बाद भैंस, फिर भेड़। 4 नंबर पे भेड़। अपन को सबसे ज्यादा भेड़ ही लगती है, क्योंकि जहां भी रेवड़ देखते हैं भेड़ ज्यादा दिखती है, बकरियां कम दिखती हैं। तो इसके अनुसार अपन को क्या लगता है? ज्यादा भेड़ ही लगती है, कि भेड़ ज्यादा। ठीक है, भारत, भारत पशु संपदा में जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर, भारत की पशु संपदा में जिसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर है वो कौन से? ऊंट, गद्दा, बकरी। किसमें? ऊंट में, फिर गद्दे में, और फिर बकरी में। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर, राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, बढ़े आगे। अब है 20वीं पशु गणना में सर्वाधिक कमी वाले पशु। सर्वाधिक पशु पढ़ लिए, बकरी, गाय, भैंस और भेड़। अब सर्वाधिक कमी वाले, कमी दो प्रकार से हुई। एक तो प्रतिशत के आधार पर, एक तो है प्रतिशत के आधार पर कमी, और एक है संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी गद्दा में कितनी? 71.31%। फिर है खच्चर, खच्चर में कितनी हुई? खच्चर में हुई 60.33%। कितनी? 60.33%। फिर है सुअर, कौन सा है? सुअर। सुअर में कितनी हुई? 34.87%। 34.87% की कमी हुई। ठीक है, फिर है ऊंट, ऊंट में हुई 34.69%। यह है प्रतिशत के आधार पर। अब संख्या के आधार पर, यानी यहां तो ये पशु पहले ही कम ही थे, कम ही थे, फिर भी कम हो गए। अब यहां भेड़ बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में, मानो यहाँ तो 100 है, यहाँ तो 100 है, 100 में से 50 गए, तो ये तो सीधी है, कमी है। और यहाँ 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख में से मानो यहाँ 20,000 गए, तो ये संख्या तो यही होगी ना। संख्या कौन सी मानी जाएगी? 20,000 की कमी। कितने हजार की? 20,000 की कमी। यहाँ 85 हुए, संख्या के आधार पर तो 85 कम हुए, जबकि परसेंटेज में ये क्या है? ज्यादा हो जाएंगे, परसेंटेज में ये ज्यादा हो जाएंगे। तो सर्वाधिक संख्या के आधार पर भेड़, भेड़ के बाद में बकरी, क्योंकि ये सर्वाधिक पशु है। सबसे ज्यादा पशु कौन सा है? बकरी है राजस्थान में। फिर देखो ऊंट में 3 नंबर पे सबसे ज्यादा कमी ऊंट में, संख्या के आधार पर। ठीक है, फिर सुअर, फिर सुअर, और फिर है गद्दा। सुअर में तो कमी होए तो भी किसानों के फायदा ही। सुअर में जितनी कमी हो उतनी किसानों के लिए फायदा होता है, ये फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हो गया यहां तक? लो स्क्रीनशॉट। चलो, आज की क्लास में बस इतना ही। आपके अब पशु परिचर का जो एग्जाम थे वो खत्म हो चुके हैं। पशु परिचर के एग्जाम अब खत्म हो चुके हैं, इसलिए अब वापस तैयारी में लग जाओ। रीट की, रीट की तैयारी में वापस लग जाओ, क्योंकि अभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम है। संस्कृत विभाग, संस्कृत विभाग के सेकंड ग्रेड के एग्जाम की डेट भी आई है। कब से? 28 से, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक।
कहाँ से 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक संस्कृत विभाग के भी एग्जाम है, तो वहां पे अपन को जीके की तैयारी जरूरी है। और पर्यावरण वाले अभी चेत जाओ, शुरुआत कर लो, ठीक है, क्योंकि आप फिर लास्ट में एग्जाम खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद कहते हो 1 नंबर से पीछे रह गया। तो अभी से लग जाओ, इसी में होगा आपका फायदा और इसी में होगा आपका भला। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।